हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। रेडी है अपने एग्जाम्स के लिए? तो चलिए एक और सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी एक और प्रैक्टिस हो जाए और जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएं कि जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आए तो हमें पता हो कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अगर एक प्रोसीजर हमारे माइंड में पूरी तरीके से सेट होता है तो हम टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, कहीं पर भी इधर से उधर हम भटकते नहीं हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी रेडी रहिए। अपने दिमाग से हर तरह की टेंशन निकाल दीजिए, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होइए कि स्ट्रेसफुल नहीं होइए कि एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, क्योंकि भाई आप एग्ज़ाम तो और भी देते आ रहे हो, तो ये भी उसी तरीके से है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस रखोगे तो फिर काम आपका हो नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। तो मेन जो पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट, जो हम पहले भी बता चुके हैं, आपको फिर से बता रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टिंग में जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसको आप पूरा पेपर अच्छे से विद इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं ये आप ध्यान में अच्छे से कर लो, क्योंकि जब आप रिटन वर्क करने बैठो तब आपको ये नहीं ढूंढना पड़े नहीं ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये कष्टते हैं, वो ऑप्शन करते हैं, नहीं। ये चीज़ आपको रीडिंग के टाइम में ही डिसाइड कर लेना है कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हैं, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा पत्र, कौन सा विज्ञापन, कौन सा संदेश। ये सभी चीज़ें आप रीडिंग टाइम में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड चीज़, आपके पास रिटन वर्क ज़्यादा है, इसलिए स्टार्टिंग के 45 मिनट के अंदर आपका सेक्शन का यानी कि लिटरेचर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। उसके बाद 1 आवर आपको जो रखना है वो आपका रहेगा सेकेंड सेक्शन यानी से आपका खंड का खा के लिए, जो आपका लेखन कार्य रहेगा, और लास्ट के जो 15 मिनट रहेंगे उसमें आपको अपना पूरा पेपर रीचेक करना है कि कहीं कोई मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, फॉर्मेट में मिस्टेक, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, कोई चीज़ नहीं है। ये लास्ट के 15 मिनट आपको करना है। तो ये पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको लेकर चलना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड जो आता है, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ने हैं, वहां लिखे ही इसलिए गए हैं कि आप उसको पढ़िए और फॉलो करिए। अगर आपने ये चीज नहीं करी तो ध्यान रखिए आप बहुत सारी मिस्टेक अपने क्वेश्चन पेपर में करेंगे, इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बहुत केयरफुली पढ़ने हैं और उनको फॉलो करना है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट वर्क। उसके बाद सेकेंड चीज है वर्ड लिमिट। हर क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रक्शन है, उन्हें पढ़िए। किस क्वेश्चन में कितने आपको ऑप्ट करने हैं वो, और सेकेंड चीज कितना वर्ड लिमिट है, ये चीज पूरी फॉलो करनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आया आपके रीडिंग टाइम के लिए, सबसे पहले आपको अपना कोड चेक करना है। कोड चेक करते ही आप आएंगे उसके बाद आपके सामान्य निर्देश पे। 2 घंटे आपको दिए गए हैं, बहुत सफिशिएंट है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग अगर स्लो राइटर हैं तो उनके लिए कम होगा, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो कहीं कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगी, बहुत ही ईजिली आप काम कर लोगे। फिर आते हैं सामान्य निर्देश। क्या दिया है इस प्रश्न पत्र में? 2 खंड हैं, खंड का और खा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, यानी कि आप सीक्वेंस में काम करेंगे। सबसे पहले आप खंड का ऑप्ट करेंगे, खंड का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसके बाद खंड खा नंबर 4, 5, 6, 7। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में काम करना है। ऐसा नहीं हो कि आप खंड खा पहले कर दो खंड का बाद में करो, ये काम नहीं करना। तो ये खास तौर से इसी चीज़ के लिए आप लोग बहुत ये काम करते हो, इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन डाला गया है। फिर लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है, काटपीट नहीं करना, व्हाइटनर नहीं लगाना, हाइलाइटर नहीं लगाना, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन आपको यूज़ करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। फिर है खंड का में कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि अंदर खंड का में 3 प्रश्न हैं। आपका खंड का जो है वो आपका लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें आपकी 2 बुक्स हैं, आपकी क्षितिज और कृतिका में से आ रहा है। क्षितिज का काव्य खंड और गद्य खंड है, और उसके बाद हमारी पूरक पुस्तिका कृतिका के प्रश्न हैं। ये 3 प्रश्न आ रहे हैं। हर प्रश्न के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको निर्देश दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें फॉलो करिए, और कितने क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं ये भी उसमें दिया गया है। खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
आपको खंड खा यानी कि लेखन कार्य में 4 प्रश्न पूछे गए। अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन, संदेश, ये 4 हैं। हर प्रश्न के साथ आपको विकल्प दिए गए यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि ये हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल मतलब ध्यान से आपको देखना है कि आपको विकल्प वो चुनना है जो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना प्रश्न पत्र। तो सबसे पहले खंड का जो आ रहा है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि क्षितिज और कृतिका से। इन दोनों के ही प्रश्न हैं। सबसे पहले जो प्रश्न पहला पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। इसमें हमारा क्षितिज का गद्य खंड के प्रश्न पूछे गए हैं। गद्य खंड में हमारा जो चैप्टर आ रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक और लखनवी अंदाज, उसमें से प्रश्न इसके अंदर आएंगे। पहला जो प्रश्न आ रहा है, सेकेंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। अब देखिए, नवाब साहब भी सेकेंड क्लास में थे और हमारे लेखक भी किसमें चढ़े थे? सेकेंड क्लास के डिब्बे में। कारण क्या था कि वहां पे ज्यादा लोग नहीं आते। नवाब साहब चूंकि सेकंड क्लास में कर रहे थे, नवाब होते हुए सेकंड क्लास में, इसलिए उनको लगा कि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, हम यहाँ कर लेते हैं। हमारे लेखक को एकांत चाहिए था नई कहानी के लिए, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का डिब्बा चुना। तो जो कोई भी जितनी भी उस सेकंड क्लास की विशेषता बताई गई है पाठ में, उसको आप लिखोगे। ध्यान रखो, आप इसे पॉइंट्स में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या है? लेखक और नवाब साहब दोनों ने ही अपनी यात्रा के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे को चुना। इस डिब्बे की विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या विशेषताएं थी? पहला है, सेकंड क्लास का डिब्बा अन्य सुविधाओं से युक्त था। यानी कि अब देखिए, जनरल डिब्बे में जाओगे तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको थर्ड क्लास लगेगा, थर्ड क्लास से कहीं अच्छा आपका सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास से कहीं अच्छा फर्स्ट क्लास है। तो सेकंड क्लास की जो सुविधाएं थी वो अन्य डिब्बों से बेहतर थी, इसलिए उसे चुना गया। इसका किराया अधिक होता है, अतः इसमें कम यात्री सफर करते हैं। मतलब जनरल और थर्ड क्लास से किराया ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती। भाई किराया ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसेंजर आएंगे नहीं, भीड़ भाड़ रहेगी ही नहीं। यह डिब्बा अधिकांशतः खाली ही रहते हैं। यानी कि भाई आज के समय में अगर हम ट्रेन में सफ़र करेंगे तो कोई डिब्बा खाली नहीं जाएगा, लेकिन जिस समय हमारे नवाब साहब या हमारे लेखक सफ़र कर रहे थे उस समय जो है सेकंड क्लास के डिब्बे पूर्णतः खाली ही रहते थे। इसे अगर आपको एकांत चाहिए तो आप वहाँ का टिकट लेकर जा सकते थे, मगर आजकल के डिब्बों में कहीं पर भी, रेल के डिब्बे कहीं आपको खाली मिलेंगे ही नहीं। तो ये था सेकंड क्लास डिब्बे की विशेषता, जिसके कारण नवाब साहब और हमारे लेखक ने वहाँ सेकंड क्लास डिब्बे में ही सफ़र करना उचित समझा। अब आते हैं खा प्रश्न पर। फादर कामिल बुल्के का जीवन किस लिए अनुकरणीय माना जाता है? मतलब हम फादर कामिल बुर्के को अगर देखें तो उनमें, उनके जीवन में ऐसी क्या चीजें थी जिनको हम अपने जीवन में लेना चाहें, अनुकरण करना चाहेंगे, यानी फॉलो करना चाहेंगे, ऐसी क्या चीजें थी? तो अब उनके अंदर विशेषताओं का तो भंडार था, बहुत सारी विशेषताएं थी। हंसमुख थे, मिलनसार थे, साथ ही वो सभी को बहुत ही सांत्वना भी बुरे वक्त में देते थे। सबसे बड़ा प्यार, छोटों के साथ छोटा प्यार, बड़ों के साथ बड़े, सब हम उम्र के साथ, मतलब हर एक चीज उनके अंदर थी। तो क्या है? फादर कामिल बुल्के का जीवन अनुकरणीय था। वे एक सच्चे इंसान थे। वे बड़े करुणा प्रिय, स्नेही, सहयोगी और आत्मीय थे। वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों का जल्दी अपना बना लेते थे। मतलब उनके संपर्क में जितने भी लोग आते थे सभी उनसे बहुत अपनत्व फील करने लगते थे। उनमें छोटे बड़े, अपने पराये का मनोभाव नहीं था। किसी ऊंचे छायादार पेड़ के समान उनका व्यक्तित्व था। उनके शब्दों में शांति झरती थी और वे सबका दिल जीतना जानते थे। मतलब हम अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके अंदर बहुत ही अच्छी, हम जिसको बोलते हैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है, अगर हम उससे बात करें ना तो हमारे अंदर भी जितनी उथल पुथल होगी ना वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि हम उससे वेव्स अच्छे मिलते हैं। तो यही वेव्स जो हैं वो फादर कामिल बुल्के के अंदर से भी मिलते थे। मतलब पॉजिटिविटी, उनके माइंड में पॉजिटिविटी थी, उनकी बातों में पॉजिटिविटी थी, उनके व्यवहार में पॉजिटिविटी थी। मतलब हर जगह वो पॉजिटिव, मतलब जब भी कोई उनसे बात करता था तो बहुत ही शांति का अनुभव महसूस करता था। अब आते हैं गा प्रश्न। गा क्या है? नवाब साहब ने खीरे की एक फाक को रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर फेंकने से पहले क्या क्रियाएं संपन्न की? यानी कि जब खीरे की फाकों को वो बाहर फेंक रहे थे उससे पहले उन्होंने क्या किया था?
उससे पहले उन्होंने क्या किया था, खीरा धोया था, टॉवल झाड़ के बिछाई थी, खीरा छीला था, काटा था, सलीके से सजाया था, नमक मिर्च छिड़का था। फिर उसके बाद हमारे लेखक को आग्रह किया, उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने उठाया, सूंघा और सूंघ के खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये सारा प्रोसीजर जैसा आपकी किताब में लिखा है उसी तरीके से आप इसको लिख दोगे। कैसा है, नवाब साहब ने तौलिए पर रखे 2 ताजे चिकने खीरों को उठाकर नीचे रखा और तौलिए को झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटे में रखे हुए पानी से खिड़की से के बाहर उन खीरों को धोया और उसी तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर उन खीरों के सिर काटकर उन्हें गोदकर कड़वा झाग निकाला। पहले तो वो झाग निकाला जाता ना खीरे में, अपन भी करते हैं, हम तो करते हैं, तो आप भी करते होंगे खीरे का कड़वापन पर निकालने के लिए, तो उसको किया। खीरों को बड़े ध्यान से फाकों के रूप में काटकर तौलिए पे सजाकर रख दिया। उसके बाद उन फाकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च पाउडर बुरक कर इस तरह रख दिया कि देखने वालों के मुंह में पानी आ जाए। मतलब इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, हम बोलते हैं ना, खाने से खाना आप किसी के सामने रखो तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर दो ना तो भूख बढ़ जाती है। तो उन्होंने वही प्रोसीजर फॉलो किया, मतलब खीरे का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा कर दिया कि सामने अगर व्यक्ति देखे तो उसको भूख लग जाए। तो वही ये चीज़ ये चाहते थे कि भाई उनके अंदर की भी लिप्सा जागे और जो हमारे लेखक मना कर चुके थे खाने के लिए उसके अंदर भी जागे। तो वो अगर वो खीरा खा लेते तो शायद नवाब साहब भी खा लेते, फेंकते ही नहीं खीरा। तो सजाने और इस सारे प्रोसीजर को फॉलो करने का एक तरीका उन्होंने इसलिए अपनाया था कि लेखक ने जो खाने के लिए मना किया था वो भी हामी भर दे लालच में आके, लेकिन हमारे लेखक ने तो खाया नहीं और इसीलिए वो सारी फाकों को नवाब साहब को रेल के डिब्बे से बाहर फेंकना पड़ा था। प्रश्न संख्या घ है, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती है? ये क्वेश्चन अक्सर घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे भी घुमा फिरा के अगर ये क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आंसर को आपको अपने हिसाब से, देवदारू का पेड़ होता है मतलब बहुत घना पेड़, उसकी छाया, मतलब घना पेड़ होगा तो छाया भी उसकी जो कैसी होगी, बहुत ही ठंडी होगी, बहुत ही शांति प्रदान करने वाली होगी। तो इसीलिए उनको देवदारू की छाया बोला गया। तो क्या दिया है, जिस प्रकार देवदारू वृक्ष की छाया के नीचे उनके छोटे बड़े पौधों का विकास होता रहता है तथा उन्हें वात्सल्यमयी शरण मिलती है, यानी कि जो भी छोटे पौधे होते हैं उन सभी को बहुत संरक्षण मिलता है, उसी प्रकार फादर बुल्के का हृदय ममता, करुणा एवं अपनेपन से भरा था। उनकी छत्र छाया में लेखक तथा उनके परिजन एवं मित्रों को स्नेह एवं वात्सल्य की प्राप्ति होती थी। इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी, क्योंकि जिस तरीके से अब सिमिलर किया तो अब देवदारू का पेड़ कैसा होता है और उससे औरों को क्या फायदा होता है ये पहले आप बताओगे, फिर फादर के साथ रहने से क्यों ऐसा होता है। इसीलिए आप जब तक आप तुलना नहीं करोगे तब तक आप बता ही नहीं पाओगे कि वो देवदारू के पेड़ का जैसे उनकी तुलना क्यों की गई है। तो दोनों के बारे में आप बताओगे तब तुलनात्मक स्टेटमेंट देंगे। तो यहां पर हमारा प्रश्न संख्या पहला यानी कि हमारा क्षितिज बुक का गद्य खंड समाप्त हो गया। अब हम आते हैं हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमारे क्षितिज का काव्य खंड आता है। क्या है इंस्ट्रक्शंस, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में देने हैं। अब हमारे सामने 4 प्रश्न प्रस्तुत हैं जिनमें हमको 3 प्रश्न करने हैं, 25 से 30 शब्दों में करने हैं और ये हमारी क्षितिज बुक के काव्य खंड से लिया गया। काव्य खंड से 2 चैप्टर हमारे आ रहे हैं। पहला हमारा है उत्साह अट नहीं रही और दूसरा है कन्यादान। ये आपको दोनों ही चैप्टर अच्छे से पढ़ाए जा चुके हैं, आप सब भी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, भाई एग्जाम देने जाना है तो अब तक तो हो गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न आ रहा है प्रश्न संख्या 2 से। कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। अब माँ अपनी बेटी को सीखें क्या क्या दे रही है ये आपको बतानी है। तो जाहिर सी बात है जब सीखे तो आप इसे पॉइंट्स में दे सकते हो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला है अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना। दूसरा, कोमलता के पीछे अपने को कमजोर नहीं समझना, यानी कि तुम कोमल हो तो इसको कमजोर बिल्कुल भी नहीं करना। फिर है वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन का बंधन है, इस मोह से ऊपर उठना। ऐसा नहीं हो कि तुम अपने वस्त्रों और गहनों के मोह में ही पड़े रहो और तुम्हारे आसपास क्या घटित हो रहा है तुम्हें उसी का पता नहीं हो।
तुम इन सब चीज़ों का लालच दिखाकर तुम्हारा शोषण भी किया जा सकता है, इसीलिए इसको अपनी कमज़ोरी बिल्कुल भी मत बनाना। तो ये 3 सीखें उन्होंने जो दी थी, और भी सीखें दी थी, उनको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए आगे आते हैं। खा है हमारा, माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की, लड़की का मतलब है कोमलता, सरलता, इस तरीके से, लेकिन तुम लड़की हो तो ये कोमलता और सरलता तुम में दिखाई देनी चाहिए, लेकिन अंदर से तुम्हें मजबूती होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कोई तुम्हें कोमल समझकर, तुम्हें सरल समझकर तुम्हारा गलत इस्तेमाल करे। इसीलिए अंदर से मजबूती हो, तुम्हारे विचारों में दृढ़ता हो, तुम्हारे व्यवहार में दृढ़ता हो, लेकिन ऊपर से जो तुम लड़की हो तुम्हें वो बिल्कुल भी तुम्हें दिखना चाहिए, लेकिन अंदर से मजबूती होनी चाहिए। तो क्या है, लड़की के सभी गुणों में परिपूर्ण रहना, यानी कि जो भी लड़की के अंदर गुण होते हैं वो सभी तुम्हारे अंदर रहने, परंतु अपनी शिष्टता, सहनशीलता और मासूमियत को किसी को गलत लाभ मत उठाने देना। यानी कि लड़की हो, मासूमियत है, सरलता है, कोई इससे तुम्हारा गलत इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं होने देना। अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाना, यानी कि अब अगर सरल हो तो जाहिर सी बात है कि तुम कहीं अपोज नहीं करोगी, हर एक चीज को तुम मानती रहोगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है या कहीं तुम नया गलत होता देख रही हो तो तुम्हें उसके विरुद्ध में आवाज उठानी ही उठानी है। कोमलता के पीछे अपने को कमजोर ना समझना, यानी कि लड़की हो, कोमल हो तो इसलिए कि तुम कमजोर हो, ऐसा तुम अपने आप को बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि सामान्यतः महिलाओं को अबला समझा जाता है जबकि स्त्री शक्ति का प्रतीक होती है। तो स्त्रियों को सभी लोग बहुत ही कमजोर समझते हैं, एकदम सॉफ्ट टारगेट समझते हैं कि हम इनको जल्दी टारगेट कर लेंगे और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जबकि दूसरी तरफ शक्ति पूजा होती है तो वहां पे दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आप एक तरफ स्त्री को आप कमजोर कह रहे हो और दूसरी तरफ शक्ति के रूप में ही एक स्त्री को पूज रहे हो, तो यहां पर तुम्हें उन दोनों का ही संहार अपने अंदर करना है। शारीरिक रूप से तुम स्त्री रहो, लेकिन आंतरिक तौर पर तुम माँ दुर्गा के तरह स्ट्रॉन्ग रहो, शक्तिपूर्ण रहो। ये एक तरीके से उन्होंने सीख दी है, यही चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी है इस पंक्ति के माध्यम से। गा प्रश्न है, कवि निराला जी बादल से बार बार गरजने का आग्रह क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने हर जगह ये बोला है गरजो गरजो गरजो, मगर बरसने के लिए नहीं बोला है, तो अब गरजने के लिए आखिर उन्होंने ये चीज क्यों बोली। तो गरजने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गरजने से ही मन उत्साहित होता है, हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ती है, बदलाव लाने की, क्रांति लाने की। तो इसीलिए उन्होंने गरजने को बोला कि आओगे, गरजोगे तो सभी के अंदर जो है क्रांति आएगी, सभी के अंदर वो उत्तेजना पैदा होगी। कविवर निराला जी बादल से बार बार गरजने का आग्रह करते हैं क्योंकि बादल गरजना क्रांति का सूचक है। वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है। बादल के गरजने के बाद वर्षा होती है, अतः क्रांति का परिणाम सुखद होगा और सभी लाभान्वित होंगे। यानी कि जब क्रांति होगी तो उसके बाद का जो माहौल होगा वो सभी के लिए लाभदायक होगा। यानी कि बादल गरजेंगे तो क्रांति आएगी, क्रांति आएगी, बारिश होगी, बारिश होगी तो सभी लोग तृप्त होंगे हर जगह। तो इसीलिए उन्होंने बार बार गरजने का आग्रह किया है। घा है प्रश्न, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रहिए के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो अब क्या है, फागुन के महीने का यहाँ पर पूरा जो है वर्णन किया गया है, और फागुन के महीने में चारों तरफ बेइंतहा खूबसूरती रहती है, बहुत ज्यादा खूबसूरती रहती है। अब इतनी ज्यादा सुंदरता होती है कि वो हर जगह समा नहीं पा रही है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है, मतलब चाहे सुगंध हो, चाहे फूलों का सौंदर्य हो, हरियाली हो, हवा हो, सभी कुछ बेइंतहा सुंदर रहता है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है के माध्यम से कवि प्रकृति की मनमोहक छटा के विषय में बताना चाहते हैं कि चारों तरफ जो है मन को मोह लेने वाली छटा व्याप्त है। फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ है, फूलों की मादक सुगंध जन जन को मस्त कर रही है, जगह जगह इतना सौंदर्य फूटा पड़ा है कि जो समा नहीं
पा रहा है। मतलब हर तरफ सुंदरता है। हम सुगंध भी ले रहे हैं तो कितनी सुगंध ले भाई, इस फूल की सुगंध ले, उस फूल की सुगंध ले, उस फूल की सुगंध ले, मतलब इतने सारे तो फूल खिल जाते हैं, किसकी सुगंध ले। यहाँ पे फूलों से लदा पेड़ इतना अच्छा लग रहा है, वहां पत्तों की लदी डालियां अच्छी लग रही हैं, तो मतलब चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि हम देखें किधर, हमारे साथ ये ऑप्शन हो जाती है। तो उसी चीज को उन्होंने बोला है, इतनी ज्यादा सुंदरता है पूरे वातावरण में कि वो हम समा नहीं पा रहे, मतलब हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रश्न के साथ हमारा प्रश्न संख्या 2 यानी कि हमारा काव्य खंड यहां समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। तो प्रश्न संख्या 3 पे हमारे पास क्या आएगा, हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका से। तो कृतिका से हमारे सामने 3 पाठ हमारे रखे गए हैं, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। इन तीनों को ही आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं पे आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, जैसे ही क्वेश्चन आएगा इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ने हैं। क्या निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब याद रखिए 3 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं और इनकी वर्ड लिमिट है 60, यानी कि 60 नंबर के आपके सामने ये प्रश्न आएंगे। क्या है ये देखिए, का यानी कि आपको 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो का हमारा क्या है, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहां पहरा देते हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से साना साना हाथ जोड़ने के आधार पर चर्चा कीजिए। ये एक सैनिक का कथन था, ठीक है, जहां वहां पे देखा था इतनी ऊंचाई पे सैनिक वहां पर थे लेखिका ने। तो वहां पर जो है जब उन्होंने देखा, सिपाही से बात की, सिपाही ने यही चीज बोली कि आप सो सके तो इसलिए हम यहाँ तैनात हैं। तो ये स्टेटमेंट के आधार पर हमें साना साना पार्ट के में ये स्टेटमेंट था, उसके आधार पर हमें ये बताना है कि एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से हमें अपने भाव व्यक्त करने कि जीवन के जो मूल्य होते हैं, हमारी इनिशियल ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें, फौजी कितना मुश्किल वक्त बीतते हैं, हमारे क्या कर्तव्य रहते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको ये बताना है। तो कैसे लिखोगे आप इसको, देखिए इस कथन में फौजी के जीवन का देश के लिए त्याग और समर्पण दिखता है, यानी कि वो देश के लिए कितना समर्पित है, ये चीज़ हमें वहाँ पर दिखती है। फौजी का जीवन अनेक कठिनाइयों से घिरा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं उनकी। भाई एक तो इतने मुश्किल ट्रेनिंग, फिर वो पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है, कैसा है, ये सभी कुछ। वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने देश की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। मतलब फौजी जो है कितना ज़्यादा डिवोटेड होता है अपनी कंट्री के लिए, ये चीज़ उसके लिए उसके परिवार, उसके जीवन एवं उसकी खुशियों से पहले देश के नागरिकों की सुरक्षा आती है। मतलब वो अपना परिवार सब कुछ छोड़ देता है। वह देश एवं देश के नागरिकों की सेवा में 24 घंटे देश की सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रहता है। मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन होती है। आप बताइए माइनस में टेम्परेचर होगा वहाँ पे, आप 45 to 50 डिग्री के टेम्परेचर में, रेगिस्तान में, बारिश में, मतलब एकदम ऐसे एक्सट्रीम सिनेरियोज में वो खड़ा रहता है कि मतलब उसके लिए जहाँ पर हम सोच नहीं सकते सांस लेने के लिए, वो वहाँ खड़ा होकर पूरे देश की रक्षा करता है। और सिर्फ किस लिए, क्योंकि उसके अंदर देश प्रेम की भावना है, तभी तो वो हम अपने देश की इज्जत करता है, अपने सारे परिवार, अपनी ज़रूरतों, उन सभी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर इन सारी चीज़ों के लिए वो कार्यरत रहता है। कभी शिकायत भी नहीं करता ताकि उसका देश एवं देश के नागरिक सुरक्षित भी रहे। मतलब कुछ नहीं बोलता कि उसका देश सुरक्षित रहे, उसके देश के नागरिक सुरक्षित रहे। देश के नागरिकों को भी उन सैनिकों के त्याग एवं बलिदान की सराहना करनी चाहिए और अपने अंदर उसी प्रकार की राष्ट्रभक्ति लानी चाहिए। तो ये तो एक कर्तव्य है सैनिक का। हमारा क्या कर्तव्य है भाई? अगर ये एक भावना एक साधारण व्यक्ति के तौर पर एक फौजी बने व्यक्ति के अंदर आ सकती है, तो क्या हम अपने अंदर नहीं ला सकते? मतलब हम माना कि बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन देश के अंदर रहकर भी देश हित के ही कार्यों में लिप्त रहें, ये ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कि अब इतना मुश्किल कंडीशन में तो एक सिपाही काम कर रहा है, लेकिन हम देश के अंदर तो एकदम आसान परिस्थितियों में है। तो इन परिस्थितियों का हमें फ़ायदा मिल रहा है अगर, तो हमें क्या करना है?
हमें ये करना है कि हम अंदर रहकर ही अपने देश के हित के कार्यों में लगे, ये नहीं कि इसके विपरीत हम भ्रष्टाचार इन सब चीज़ों में लिप्त हो जाएं, आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाएं। ये काम नहीं करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम अपने देश को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब आते हैं खा प्रश्न पर। हमारा प्रश्न संख्या 3 का खा है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो ये पार्ट हमारा, ये जो प्रश्न पूछा गया है हमारा चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी में। जब वो गंतुक पहुंचती है तो वहाँ चारों तरफ लाइट्स जल जाती हैं, तो पूरी तरीके से जो रोशनी में नहाया हुआ है वो उन्हें क्या अनुभव करा रहा था वो आपको यहाँ लिखना है। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका पर जादू सा कर रहा था। लेखिका ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखकर एकदम स्तब्ध हो गई थी। मतलब हम जैसे एकदम होते ना भौचक्के सो जाते, अरे इतना सुंदर, इतना प्यारा, तो वही स्तब्धता उनके अंदर आ गई थी। अपनी सुध बुध खो बैठी थी। ऐसा दृश्य लेखिका ने अपने जीवन में नहीं देखा था। उनके बाहर भीतर सब कुछ जैसे शून्य हो गया। यह खूबसूरती का एहसास उनकी ज्ञानेंद्रियों से परे था। यानी कि देखिए पूरा दिन तो ऐसे तो प्राकृतिक सौंदर्य था ही था, फिर अब रात के समय जो तारे झिलमिला रहे थे, वो जो दृश्य था वो देखकर वो एकदम सुध-बुध अपनी खो बैठती है। क्योंकि ये दृश्य आपको ऐसा जैसे लगता नहीं है कि एक काली सी चादर है उसमें बहुत सारे सितारे हैं, तो इस तरीके से हम कभी शांत से लेटकर आप आसमान की तरफ देखो तो ये तारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पर था, उस एरिया में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र था उस क्षेत्र में तो ये सारी चीज़ें और भी सुंदर हो जाती हैं। तो इसीलिए लेखिका अपनी सुध-बुध खो बैठी थी उस नज़ारे को देखकर। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, यानी कि गा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। यानी कि वो नाक तो तोड़ दी गई थी, अब उसको दोबारा लगाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया था। सबसे पहले तो उसने पत्थर ढूंढने के लिए पूरे देश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा कर लिया। फिर उसके बाद जब वो नहीं मिली तो बिहार के में शहीद हुए बच्चों की नाक, राष्ट्र नेताओं की नाक सब देख लिया, और अंत में जाकर वो जीवित व्यक्ति की नाक लगाता है। तो उसने जितने भी प्रयास करे थे वो सभी प्रयास आपको यहाँ पर मेंशन करने। अच्छा, ये जो प्रश्न है इसका आप आंसर पॉइंट्स में भी दे सकते हो, ठीक है। जो प्रयास थे उनको आप पॉइंट वाइज भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। क्या है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम पत्थर की किस्म का व स्थान का पता करने की कोशिश करी कि भाई कौन सी किस्म की लाट है, इसको हमें पता करना चाहिए। पत्थर खोजने के लिए भारत के सभी पर्वतीय स्थानों पर जाकर खानों का दौरा किया। मतलब जितने पर सभी जगह खान गया, वहाँ पे ये भाई कोई भारत की बनी होगी तो किसी तो खदान की नाक पत्थर से मैच करेगी, ये चीज़ उसके लिए मुसीबत थी। तो हर जगह वो इसकी खोजबीन करने के लिए सभी पर्वतीय स्थलों पर गया था। फिर उसके बाद सफलता न मिलने पर भारत के सभी महापुरुषों व क्रांतिकारियों की मूर्तियों का निरीक्षण किया। मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें से किसी की नाक जो है इस पे फिट हो जाए, तो भी नहीं मिली। फिर उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर भी असफल होने पर वह बिहार में शहीद होने वाले बच्चों की नाक की नाप खोज करता है। मतलब बिहार में जितने बच्चे जो हैं शहीद हुए थे उन बच्चों, क्योंकि सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों की नाक बड़ी पड़ गई थी, तो अब उसे लगा कि छोटी नाक चाहिए तो बच्चों की नाक देखें। तो वो जितने भी शहीद हुए बच्चों की लाट वहाँ पर लगी थी उन सभी की नाकों को वो चेक करने लगा कि शायद कोई नाक जो है वो हो जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अंत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। जब कहीं नहीं मिला तो उसने जिंदा व्यक्ति की नाक लगा देता है। तो ये सारे प्रोसीजर को आप यहाँ पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा अब नेक्स्ट सेक्शन यानी कि खंड खा शुरू होता है, और खंड खा में हमारा पूरा लेखन कार्य है। लेखन कार्य के अंतर्गत आपका अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन, संदेश, ये 4 प्रश्न आपसे पूछे गए। हर प्रश्न के साथ आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहला आपको करना है इंस्ट्रक्शन फॉर्म। तो सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रक्शन आ रहा है यानी कि प्रश्न संख्या 4 के साथ हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो देखिए क्या है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब इसमें आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद में आपके सामने 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से आपको सिर्फ एक करना है। तो सबसे पहले जब आपको रीडिंग टाइम मिला था ना, तभी आपको पढ़ लेना है कि किस टॉपिक पे आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हो।
तो आप उसी समय अपना माइंड मेकअप कर लो कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आप कौन सा रिटन वर्क करोगे। 3 है तो ऑप्शन आपके पास ज़्यादा है, तो आप इनमें से जो भी एक करोगे तो उसमें करते समय आपको जो सावधानियां बरतनी है वो क्या है। पहली चीज आपको दिया जा रहा है वर्ड लिमिट्स, यानी कि 150 शब्दों का लिखना है, 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अब टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे यहाँ टॉपिक दिया है सत्संगति का महत्व, यानी कि संगति का महत्व क्या होता है ये चीज। तो पहले तो आप भूमिका लिखोगे, क्या होती है सत्संगति ये बताओगे। फिर सत्संगति की आवश्यकता क्यों है, आखिर हमें इस अच्छी संगति की आवश्यकता क्यों है, किस लिए। और नेक्स्ट आपका उपसंहार, उपसंहार मतलब निष्कर्ष, आप क्या निकलते हो, क्या पहुंचते हो। सिर्फ इन 3 पॉइंट पे आप अनुच्छेद लिखोगे। पहली चीज ये अनुच्छेद है, इसे एज अ हेडिंग कहीं मेंशन नहीं करेंगे, मतलब ये जो 3 पॉइंट्स आपको संकेत बिंदु के तौर पर दिए गए हैं, इसे एज अ हेडिंग कहीं इस्तेमाल नहीं करना। अनुच्छेद में जो कुछ भी लिखना है सिर्फ इन 3 हेडिंग्स के अंतर्गत ही लिखेंगे, कहीं कुछ और इधर उधर आप नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना। पहली चीज़, आपसे 150 शब्द पूछा है, 150 शब्द के अंदर ही रहिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा लिखने पे आपको मार्क्स मिलने नहीं हैं और अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो अब आते हैं जो हमारे सामने दिया है सत्संगति का महत्व बताते हुए इन 3 पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप जो कोई भी ऑप्ट कर रहे हो सबसे पहले उसका हेडिंग डाल दोगे, क्योंकि 3 है, 3 में से कौन सा ऑप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी जो भी। तो आपने क्या लिया है, सत्संगति का महत्व। अब इसको शुरू करोगे, अगर आपको कोई दोहा या कोई सूक्ति याद आती है तो आप उससे शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ हमने लिखा है संग संगर्जना दोष गुणा भवंती, यानी कि सत्संग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारे पास जो संगति रहती है, अगर अच्छी संगति है तो हमारे अंदर गुण डेवलप होंगे, और अगर हमारी संगति बुरी है तो हमारे अंदर दोष डेवलप होंगे। सिंपल सी चीज है। सत्संगति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत और संगति, अर्थात अच्छी संगति। सत्पुरुषों के साथ निवास, यानी कि सत्संगति का तात्पर्य क्या हुआ, अच्छी संगति, यानी कि महापुरुषों के साथ निवास। मनुष्य जिस वातावरण में अपना अधिक समय व्यतीत करता है उसका प्रभाव उस पर अनिवार्य रूप से पड़ता है, यानी कि हम जिसके साथ जितना समय व्यतीत करेंगे उसके साथ उतना ही समय हम जो है हमारा उसका उतना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। मनुष्य ही नहीं पशुओं एवं वनस्पतियों पर भी इसका असर होता है। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी प्राणी के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं ही परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एक मांस खाने वाले पशु को हम शाकाहारी के साथ रखें तो उसमें अपने आप ही उसकी आदतों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यही नहीं, मनुष्य को भी यदि अधिक समय तक मानव से दूर पशु संगति में रखा जाए तो वह भी शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे मनुष्य स्वभाव छोड़कर पशु प्रवृत्ति को ही अपना लेता है। आपने ऐसा सुना भी होगा कि कोई बच्चा जैसे बचपन में जंगल से चला गया तो वो उसके अंदर जितनी भी आदतें सब कुछ थी, बोलना भी वो मनुष्य जैसा नहीं सीख पाया, वो जानवरों के जैसे बोल रहा था, उसकी खाने पीने रहने चलने हर चीज़ की जो आदतें थी वो सभी जानवरों की भांति थी, यानी कि एक मनुष्य भी अगर पशु के साथ रहे तो उसके अंदर पशु जैसी ही आदतें आ जा सकती हैं। तो इसी को देखकर मुझे एक चीज़ याद आई। मेरे यहाँ जो है ना फिश एक्वेरियम है, तो उसमें एक बार मैंने क्या किया, थोड़ी मांसाहारी फिश लाके, मतलब शाकाहारी के साथ मांसाहारी लाके रख दी, और फूडिंग हम वही शाकाहारी दे रहे थे, उसको मांसाहारी नहीं दे रहे थे। तो एक दो दिन तो उस मांसाहारी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से उसने वही शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया, यानी कि जो शाकाहारी फिश खा रही थी वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो मतलब इस चीज़ को, इसको पढ़ के मुझे वो चीज़ याद आई कि संगति के साथ कैसी चीज़ें बदलती हैं, ये हमने खुद अपने आप से देखा। तो ये चीज़ें आप भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, उसको भी आप इस चीज़ में लिख सकते हो आप चाहो तो। सत्संगति के अनेक लाभ हैं, यानी कि अच्छी संगति के लाभ क्या हैं। सत्संगी मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती है, यानी कि अच्छे मार्ग की तरफ ले जाती है। सत्संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, समाज में एक अच्छा पोजीशन हम लोग जो है ऑप्ट कर पाते हैं। विकास के लिए सुमार्ग की ओर प्रेरित करती है, मतलब हम आगे हमारा डेवलपमेंट ही होता ही जाता है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है, और सबसे बढ़कर व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करती है।
सत्संगी के प्रभाव से पापी पुण्य आत्मा और दुराचारी सदाचारी हो जाता है। मतलब संगति के प्रभाव से पापी व्यक्ति भी पुण्य करने लगता है और दुराचारी व्यक्ति यानी कि जो बुरा आचरण करने वाला है वो भी अच्छा आचरण करने लगता है। अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध की संगति में आने से हत्या लूटपाट के कार्य को छोड़कर सदाचार के मार्ग को अपनाया था। ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है, अंगुलीमाल की कहानी है तो हम सभी ने पढ़ी हुई है, हम सभी जानते हैं उसके बारे में। संतों के प्रभाव से आत्मा के मनिल भाव भी दूर हो जाते हैं और तथा निर्मल बन जाता है। सत्संगति एक प्राणवायु है जिसके संसर्ग मार्ग से मनुष्य सदाचार का पालक बन जाता है। सट सुधरे संसंगति पाए यानी पारस परस को धातु सुहाई, यानी तुलसीदास की इस पंक्ति से संसंगति का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है कि किस तरीके से जब हम अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर अच्छी अच्छी चीजें होती है। इसलिए बोलते हैं कि आप जो भी अपने फ्रेंड्स लो हमेशा उनके अंदर अच्छी आदतें हों, ये चीज हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं। तो ये चीज तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपना सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन हमारा पास क्या है, खा व्यायाम का महत्व। व्यायाम का क्या महत्व होता है, मतलब एक्सरसाइज का क्या महत्व होता है। अब इसे आपको 3 पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है, भूमिका, व्यायाम का महत्व और उपसंहार यानी कि निष्कर्ष। इसे आप कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले जो भी हम ऑप्ट कर रहे हैं उसका हम मिडिल हेडिंग दे देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हेडिंग आप दे दो। फिर उसके बाद है शरीर माघम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों यानी कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इस शरीर से ही तो कर्म करते हैं सभी कुछ, तभी संपन्न होता है। अतः शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक। अगर भाई हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है तो हम क्या करेंगे, हमारा बिल्कुल कुछ मन नहीं करता, हम लेटे रहेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करते। हमारी इच्छा भी होगी तो भी हम नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी चीज है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। शरीर को चिकित्सा के बिना ही स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम सबसे उत्पन्न है। यानी कि हम बीमार पड़ेंगे तो चिकित्सीय व्यवस्था तो लेते हैं भाई, उपचार लेते हैं, लेकिन अगर हमें चिकित्सा व्यवस्था नहीं लेनी है तो हम क्या करें, हम अपने आप को व्यायाम करके ही पहले ही स्वस्थ रख सकते हैं। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार एक मशीन को काम में ना लाने पर वह ठप पड़ जाती है, मगर हम काम पे नहीं लाएं तो वो ठप पड़ जाती है, उसी तरह यदि शरीर का भी उचित संचालन ना किया जाए तो उसमें कई तरह के विकार आने लगते हैं। मतलब हम अगर इसको इस्तेमाल नहीं करें, हम जितना हम आराम करेंगे हमारा शरीर जाम होता रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। आप कभी भी देखो, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हो, कुछ भी स्कूल जाना आना, आप सोचो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 हफ्ता हम रेस्ट करेंगे, देखना अपने आप हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है ना। तो वो कारण क्या है भाई, ये मशीन है, मशीन को हमने ठप कर दिया, मतलब अब धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो रही है। आप सतर्क हो जाओ, यानी कि फिर से अपने शरीर को एक्टिव करो। ये शरीर हमें संकेत देता है। व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। यह शरीर को उचित दशा और दिशा में रखने में सहायता करता है। मतलब हम अगर व्यायाम करते रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। व्यायाम के लिए अनेक प्रकार के आसनों की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग दौड़ लगाते हैं तो कुछ दंड बैठक, बच्चे खेल कूद कर अपना व्यायाम करते हैं, बुजुर्ग सुबह शाम तेज चाल में टहलकर अपना व्यायाम करते हैं, नवयुवक में व्यायाम शालाओं में जाकर यानी कि जिम में जाकर व्यायाम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यायाम चाहे किसी भी प्रकार का हो, इससे बहुत लाभ होता है। मतलब कुछ नहीं है, आप हम कह रहे 45 मिनट वॉक कर लो, यही एक व्यायाम है, ठीक है। वॉकिंग आप करोगे वही बहुत अच्छा है। तो आप बस ये है कि हमारा शरीर एक्टिव रहे, मेन ये है। शरीर में ताजगी आती है तथा यह सुगठित बन जाता है। व्यायाम करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम होता है। मॉर्निंग के टाइम अगर हम करते हैं तो वो सबसे हमारे लिए अच्छा होता है। प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व जाकर व्यायाम करने से तन तथा मन दोनों स्वस्थ तथा नियंत्रित रहते हैं। सुबह की वायु स्वच्छ और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। अतः प्रत्येक को व्यायाम के प्रति कटिबद्ध होकर बीमारियों से शरीर को दूर रखना चाहिए। मतलब हमें भी व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। चलिए अब आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड है कोरोना वायरस। हम सभी ने हाल ही में पिछले 2 सालों से इससे को झेल रहे हैं, तो इस पे लिखना बहुत ही आसान है, सभी के लिए आसान है। तो अब इसको आपके सामने पॉइंट्स क्या दिए गए, कोरोना संक्रमण क्या है आप ये लिखोगे, फिर लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव मतलब जो लॉकडाउन लगा उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा, फिर है उपसंहार यानी कि आपके निष्कर्ष। इन 3 पॉइंट्स पे आपको कोरोना वायरस को
बताना है, डिटेल पूरा उसको लिखना है। तो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम लिखने जा रहे हैं उसका हेडिंग डालेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा कोरोना वायरस। फिर उसके बाद आता है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ कोविड-19 या कोरोना वायरस अत्यंत सूक्ष्म किंतु घातक वायरस है। बहुत ही छोटा है मगर घातक है। इस वायरस ने विश्व के अनेक देशों में लाखों लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार बना दिया। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण हैं, अब ये होता है तो उसके प्रारंभिक लक्षण कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या हैं? सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, गले में खराश और बाद में सांस लेने में तकलीफ होना। तो मतलब स्टार्टिंग ऐसे होती है और धीरे धीरे होता है तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। गंभीर स्थिति में इससे किडनी फेल तथा मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि हम बार बार साबुन से हाथ धोएं, अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें, मतलब अगर जरूरत नहीं है तो हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का उपयोग करें, मतलब हमें दूरी बनाए रखनी है और मास्क हमेशा पहन के रखना है। तथा स्वयं संक्रमित होने पर अन्य लोगों से दूरी बने। अगर आपको लगता है कि आप संक्रमित हो गए हो तो बाकी लोगों से अपने आप को दूर कर लो। ऐसा नहीं हो कि आप घूमते रहोगे तो आप उसको स्प्रेड करते रहोगे, तो अपने आप को बाकी लोगों से दूर कर लेना है। कोरोना के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन घोषित किया गया। सभी सार्वजनिक स्थल, होटल, सिनेमाघर आदि बंद कर दिए गए। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद करके विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई। वर्तमान समय में भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में भी कोरोना वायरस के लिए टीका यानी वैक्सीन बना लिया तथा समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन की निर्देशानुसार खुराक लेना आवश्यक है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ आहार लें, व्यायाम करें और अफवाहों से बचें। तो ये हमने निष्कर्ष में, लॉकडाउन का हमारा फायदा क्या हुआ कि ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं हुआ, ये चीज़ पॉजिटिव वे में हुआ, और लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं निकले, स्प्रेड नहीं हुआ, तो हमारी पढ़ाई पे भी असर नहीं पड़ा, हम लोगों ने घर में रहकर पढ़ाई करी। तो कब एक तरीके से लॉकडाउन से ये बहुत ज़्यादा फैलने नहीं पाया, तो ये सकारात्मक उसके प्रभाव रहे। तो ये हमारा तीनों जो हमने हमारे सामने ऑप्शन आए थे, हमने तीनों आपको डिस्कस कर बता दिए। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 5 आ रहा है वो है हमारा पत्र। अब पत्र जब भी आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले ये काम रीडिंग टाइम में आपको करना है। अच्छे से पहले आप पत्र को पढ़ लो, जो आपको समझ में आ रहा है कि आप कर सकते हो उसे आप माइंड में करके रख लो, कि लिखते समय आप ऐसा नहीं करो नहीं हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये काम नहीं करना। डिसाइड कर लो उसी समय कि हमको ये वाला पत्र करना है, ये अनुच्छेद करना है, ये विज्ञापन करना है, ये संदेश करना है, क्योंकि ये चूजिंग में हमारे 5-7 मिनट हर क्वेश्चन के साथ जाएंगे। तो ये काम आपको पहले रीडिंग टाइम में ही करना है। तो अब सबसे पहले जब हमारे पास आएगा ये प्रश्न संख्या 5 पत्र वाला, तो सबसे पहले आप पत्र क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ते ही हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये पत्र है कौन सा, औपचारिक है अनौपचारिक है, क्योंकि तुरंत ही हम उसके दोनों के फॉर्मेट अलग अलग हो जाएंगे। क्या है, आपसे अपने बचत खाते की चेक बुक खो गई है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही के लिए निवेदन करते हुए बैंक प्रबंधक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अब क्या है, आपके पास चेकबुक थी, खो गई है, आपको बताना है कि वो चेकबुक आप तुरंत उन नंबरों को अलग कर दिया जाए, उनके से आए कोई भी चेक आपको बैंक द्वारा पारित नहीं करने। और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, वो है आपको दूसरी चेकबुक इशू करनी है। ठीक है, तो ये आपको उचित कार्रवाई करनी है तत्काल, इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए निवेदन करते हुए बैंक प्रबंधक, यानी कि आपको तुरंत ही जो भी बैंक को कार्रवाई करनी चाहिए वो उन्हें बता देना है, क्योंकि आपसे चेकबुक खोई, ये बहुत ही मतलब सीरियस मैटर होता है ये। तो अब ये हमको पढ़ते समझ में आ गया कि एक औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पदभार एड्रेस लिखते हुए, फिर दिनांक आते हैं, विषय आते हैं, फिर उसके बाद आदरणीय शब्दों के साथ हम पत्र का मैटर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पद नाम, किसको लिख रहे हैं, शाखा प्रबंधक को, कहाँ के हैं, दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक के हैं वो, कहाँ पर, शाखा लाजपत नगर नई दिल्ली। सिंपल। आप जो भी दिनांक डालोगे, ध्यान रखना फॉर्मेट जब भी औपचारिक पत्र रहेगा सिंपल नंबर्स में हमारे पास डेट रहती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 8/7/2000, ये ध्यान रखते हुए चलना है। फिर उसके तुरंत बाद आपका विषय आएगा,
औपचारिक पत्र में विषय बहुत जरूरी होता है, वो लिखेंगे। विषय क्या है? चेकबुक खोने की सूचना हेतु, यानी कि हम यहाँ पर सूचना दे रहे हैं कि हमारी चेकबुक खो गई है। अब आदरणीय शब्दों के साथ इसे हम शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? महोदय, महोदय, मान्यवर कहकर हम शुरू कर सकते हैं। निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा एक बचत खाता है, खाता संख्या देनी जरूरी है, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन बैंक में हमारे अकाउंट नंबर से ही होता है। इसका संचालन करने के लिए मुझे 10 चेकों की एक बुक, अब जो बुक मिली थी उसमें हमेशा चेक के साथ नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर भी आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर मिली थी, 2 दिन पहले वह चेक बुक कहीं पर खो गई है, इससे मुझे बहुत असुविधा हो रही है। इस संबंध में जो भी आवश्यक समझें वैसी उचित कार्यवाही करें। शेष उसका दुरुपयोग ना हो, अतः उन पर भुगतान रोक दिया जाए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि चेक बनाकर कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करे, तो अगर कोई चेक ऐसे आता है तो उसे तुरंत ही रोक दे। मुझे नई चेकबुक जारी करने की कृपा करें, मतलब नई चेकबुक मुझे देने की कृपा करें, ताकि मैं बैंक खाते का आगे से सुचारू संचालन कर सकूं। अब खो गई तो मुझे दिक्कत आ रही है, तो नई चेकबुक भी मुझे आप दे दें। धन्यवाद, भवदीय राजकुमार चौधरी। अब एड्रेस, क्योंकि भाई चेकबुक आपको मंगानी है तो आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, तो अपने नाम के नीचे आप पूरा एड्रेस लिखोगे, क्योंकि आपने जानकारी तो दे दी चेकबुक खो गई। अब आप नई चेकबुक इशू कराना चाहते हो तो उसके लिए आपका एड्रेस चाहिए होगा भाई, वो बाय पोस्ट आएगी, तो बाय पोस्ट के लिए पोस्टल एड्रेस चाहिए, तो जो भी आपका पोस्टल एड्रेस रहेगा वो, तो पोस्टल एड्रेस के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ आप मंगा रहे हो कुछ है तो उस जगह आपको वहाँ पूरा एड्रेस देना है। आपको लग रहा है आपके एरिया की बात है तो उस जगह आप अपना एरिया इनिशियल एड्रेस दोगे, और अगर एड्रेस की ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं दोगे। तो ये पत्र में हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि एड्रेस हम कब देते हैं कब नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें चेकबुक मंगानी थी तो पूरा पोस्टल एड्रेस हमने आपको यहाँ पर दिया है। चलिए अब आते हैं हमारे पास ऑप्शन में दूसरा पत्र है। क्या है दूसरा पत्र ऑप्शन में? प्रधानाचार्य को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में विज्ञान की 2 पत्रिकाएं मंगवाने की प्रार्थना की गई हो। मतलब अब आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जहां पर आप लाइब्रेरी में चाहते हैं कि जो है डेली कुछ 2 पत्रिकाएं आती रहें। पत्रिकाएं मतलब न्यूज़पेपर आता रहे। तो अब इसके लिए अब आप क्या करोगे? तो आपको ये पढ़ते ही हमें सबसे पहले क्या देखना है कि पत्र कौन सा है। तो पत्र हमें ये समझ में आ गया कि ये हमारा औपचारिक पत्र है। अब औपचारिक पत्र में अपने स्कूल में लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर सेवा में लिखेंगे। तो कहाँ से शुरू करेंगे? सेवा में। पदनाम प्रधानाचार्य, सरस्वती बाल मंदिर, हरिनगर, मथुरा। दिनांक, अब औपचारिक पत्र में दिनांक यानी कि नंबर्स में पड़ेगा 27/3/2000। विषय हमारा क्या है? विषय औपचारिक पत्र में विषय तो देते हैं ना, तो विषय देंगे। पुस्तकालय में 2 पत्रिकाएं मंगाने का निवेदन, यानी कि हम लाइब्रेरी में 2 पुस्तकें मंगवाने का निवेदन आपसे कर रहे हैं। अब इसको कैसे लिख रहे हैं देखिए, श्रीमान जी। अब यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल हैं तो वहाँ पे मान्यवर या महोदय नहीं लिख सकते, तो इसको और थोड़ा रिगार्ड के साथ श्रीमान जी करके लिखेंगे। फिर है विनय पूर्वक निवेदन है कि हमारे विद्यालय में विज्ञान संबंधी कोई श्रेष्ठ पत्रिका नहीं आती है। मैं व मेरे साथी विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका नियमित पढ़ना चाहते हैं, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। यानी कि विज्ञान की जो पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये डेली निकलने वाला एडिशन है, तो वो चाहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से आजकल पत्रिका भी पुस्तकालय में मंगाएं, यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड भी, ताकि हम नया और श्रेष्ठ साहित्य भी पढ़ सकें। इन्हें पढ़कर हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आशा है हमारा यह निवेदन स्वीकार होगा। मतलब एक आपको वैज्ञानिक तौर पर चाहिए, एक साहित्यिक तौर पर चाहिए। 2 पुस्तकें आपने यहाँ पर बता दी। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारिणी पूजा। अनुक्रमांक जो भी आपका रोल नंबर है या आप अपनी क्लास भी डाल सकते हो, यहाँ पर इस चीज़ से मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारे पत्र हो गए। मैंने दोनों ही पत्र आपके औपचारिक थे, फॉर्मेट क्लियर कर दिया है। तो याद रखिएगा फॉर्मेट पर बहुत ध्यान देते हुए आपको काम करना है, खासकर लेखन कार्य में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपके जो विज्ञापन और संदेश हैं उनमें भी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। चलिए अब नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 6, इसका का और खा 2 है। का में भी 2 विज्ञापन दिए, खा में भी 2 विज्ञापन दिए, मतलब 2 में से 1 करना है। यानी का में 2 जो दिए उसमें से 1 करना है, खा में 2 दिए 1 करना है। टोटल आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या है,
का जो पहला है, आपके विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस पर समस्त पुराने विद्यार्थी व अभिभावकों को सहर्ष आमंत्रित करते हुए विज्ञापन तैयार करिए। यानी कि आपके यहाँ खेल दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके लिए पुराने जितने भी आपके विद्यार्थी रहे और उनके अभिभावकों को वहाँ पर आपको बुलाना है, तो उसके लिए आप एक विज्ञापन जो है छपवा रहे हो। तो कैसे करेंगे? विज्ञापन के लिए सबसे पहला जो रूल हमें फॉलो करना है वो क्या है? आपको एक पूरा बॉक्स बनाना है। बिना बॉक्स के विज्ञापन मत करिएगा, वहीं पे गलत हो जाएगा। बॉक्स कंपलसरी है। अब चूंकि यहाँ पर आप बुला रहे हो, आमंत्रण, ठीक। फिर उसके बाद सरस्वती बाल विद्यालय वार्षिक खेल दिवस, क्योंकि वार्षिक खेल दिवस पे आपने आमंत्रित किया है, तो वार्षिक खेल दिवस पे समस्त पुराने विद्यार्थी व अभिभावक गण सहर्ष आमंत्रित हैं। मतलब जितने भी जो है पास आउट स्टूडेंट्स रहे वो और उनके पेरेंट्स को आप इनवाइट कर रहे हो। अब ये इनविटेशन किस दिन किस समय के लिए, स्थल क्या है, सभी कुछ आप लिखेंगे। उसमें है दिनांक 5/8/2000 को, समय है 3 बजे अपराह्न, स्थान विद्यालय मैदान, आग्रहकर्ता, अब ये कौन बुला रहा है, प्रभारी आयोजन, मतलब जो जिसने ये खेल दिवस आयोजन कराया है, जो वो बुला रहे उनका मोबाइल नंबर दिया गया है। तो अब यहाँ पर विद्यालय का एड्रेस इसलिए क्योंकि भाई हम पुराने विद्यार्थियों को बुला रहे हैं तो उन्हें तो एड्रेस पता ही होगा ना, तो हमें एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर तो एक पूरी क्रिकेट टीम की है तो ये आपको बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ क्रिकेट जैसे बैट बॉल स्टम्प और आपके ग्लव्स, इन सभी की पिक्चर्स यहाँ पर बना सकते हो। तो इससे लगेगा कि ये थोड़ा सा खेल दिवस पर है। तो इसी आप क्रिकेट के अलावा आप वहाँ पे और भी जो है मेरे हॉकी है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, इस तरह की भी पिक्चर्स यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में हमारे पास दूसरा जो विज्ञापन है वो क्या दिया गया है, अथवा में नटराज पेंसिल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। अब आपके पास एक पेंसिल, नटराज पेंसिल के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए जब हम किसी प्रोडक्ट का बनाते हैं तो हमें ऑफर्स भी देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें, इसकी क्वालिटी भी आप यहाँ ऑफर्स डाल सकते हो, क्वालिटी बता सकते हो। सिंपल है, ज़्यादा नहीं करना। सबसे पहले ब्लॉग बनाओगे, बढ़िया से नटराज की पेंसिल, चाहो तो एक बनाओ चाहे तो 2 बना दो, अच्छी सी ऑप्शन दे सकते हो। नटराज पेंसिल रबड़ सहित, अब हम लोग को नटराज पेंसिल रबड़ के सहित भी आती है, बिना रबड़ के भी आती है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सुंदर सस्ती टिकाऊ लंबे समय तक साथ, नटराज है जहां सुंदर काम है वहां, ₹5 की एक, यानी ₹5 की एक। अब आप इसमें ऑफर भी दे सकते हो, पूरा एक बॉक्स लेने पर एक इरेजर शार्पनर फ्री, जैसे हम लोग को मिलता भी है, हम लोगों ने देखा भी है। फिर इसके अलावा ये दे सकते हो कि एक बॉक्स खरीदो एक पेन फ्री, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ऑफर्स देने हैं, क्वालिटी बतानी है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए एक विज्ञापन को तैयार करना है। अब जब इस तरीके से प्रोडक्ट का विज्ञापन तैयार करते हैं तो हमें वहाँ पर कोई एड्रेस या मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये तो सभी जगह आपको स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। अब आते हैं खा में क्या दिया गया है, रियल आइसक्रीम का एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में बनाइए। अब आपको आइसक्रीम का विज्ञापन देना है, गर्मियां हैं, आइसक्रीम तो बहुत आप लोग खा ही रहे होंगे, तो इसके बहुत सारे एड्स भी अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे। तो उसी के लिए हमें एक आइसक्रीम का ऐड बनाना है, किसका, रियल आइसक्रीम का। तो सबसे पहले बॉक्स और कुछ पिक्चर्स बना दीजिए आइसक्रीम की। भाई आइसक्रीम बहुत तरीके में आती है, कोन में आती है, स्टिक में आती है, कप में आती है, बहुत सारे फ्लेवर की एक साथ आती है, सभी कुछ आप थोड़ा सा पिक्चर, थोड़ा कलाकारी दिखा दीजिए। बॉक्स बना के आपने जब कलाकारी दिखा दी तो अब इस आइसक्रीम को ऐड, भाई क्यों खरीदें इस आइसक्रीम को लोग, तो सबसे पहले रियल आइसक्रीम आ गई, अनूठे स्वाद से भरपूर, बच्चों को भाए, बड़े बूढ़ों को भी ललचाए, विभिन्न स्वादों में उपलब्ध, अब केवल 10 रुपए में, कोन और कप। यानी कि भाई कोन और कप दोनों 10 रुपए में अवेलेबल है। आप यहाँ ऑफर दे सकते हो, बड़ा मतलब ब्रिक लीजिए तो एक के साथ एक फ्री हो जाएगा, या आप क्या कहते हैं ऐसा दे सकते हैं 30 रुपए की कोन के साथ में 5 रुपए की कैंडी फ्री। इस तरीके के कुछ ऑफर्स भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आपको खास तौर से ऑफर्स देने होंगे लोगों को लुभाने के लिए। ये चीज़ होती है, हमेशा आप देखोगे जब भी विज्ञापन होता है कोई ना कोई भाई 5% ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इस तरीके से ऑफ की भी एक स्कीम होती है। ये हो गया। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए।
अब आपको हेलमेट के लिए विज्ञापन रेडी करना है। कंपनी है मगर कंपनी का नाम नहीं दिया, आप चाहो तो कोई कंपनी का नाम भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंपनी का नाम दिया होता है तो हम बाउंड हो जाते हैं कि हमें उसी कंपनी को लेकर लिखना है। अगर हमारे पास कंपनी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कंपनी का नाम रख लेंगे, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, आप एक ब्लॉग बनाओगे। ब्लॉग बनाने के साथ अब जो भी चीज़ें आप ऑफर्स हैं या कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो उसे आप करोगे। जैसे यहाँ दिया आइए आइए लाभ उठाइए, आकर्षक रंगों में उपलब्ध, आकर्षक छूट 15 से 30% तक, मजबूत हल्के व टिकाऊ। तो ये सभी चीज़ें जो हम एक हेलमेट में देखना चाहते हैं, हमें ऑफर भी मिल रहा है, डिफरेंट कलर्स भी मिल रहे हैं, दूसरा वो ड्यूरेबल है, मतलब बढ़िया मजबूत है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमने क्या दिया, हेलमेट कंपनी का नाम नहीं था तो हमने नाम लिख दिया रक्षक हेलमेट। भाई वो हमारा प्रोटेक्शन ही तो होता है, तो इसलिए हमने उसका क्या नाम लिख दिया, रक्षक रख दिया। अब क्या है, जीवन सुरक्षा का मजबूत आधार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष हेलमेट, यानी कि महिलाओं का सर आदमियों के बनस्पत थोड़ा कम होता है, बच्चों का और छोटा होता है, तो इन सभी के लिए विशेष प्रोटेक्शन के साथ में आपको हेलमेट दिए गए हैं। फिर है सीमित स्टॉक है, स्टॉक लिमिटेड है, कहीं देर ना हो जाए, मतलब जल्दी आइए तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो स्टॉक खत्म तो बात खत्म। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें, घर पर परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब देखिए हेलमेट जो है ये सुरक्षा नियमों के अंतर्गत आता है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको बहुत कंपलसरी है रोड सेफ्टी के पर्पज से। सड़क नियम कानून का पालन करें। अब ये मिलेगा कहाँ, राजेंद्र ऑटोमोबाइल एवं स्पेयर पार्ट्स, घंटाघर चौक, रुड़की, संपर्क करें। तो ये कहाँ पे इनकी फैक्ट्री है ये इन्होंने बता दिया, बाकी ये हेलमेट्स आपको बाकी जगह भी रिटेल्स में मिल सकते। तो ये तो हो गया हमारा विज्ञापन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हमारे विज्ञापन सारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमारे पास आएगा वो क्या है, हमारा संदेश लेखन। अब संदेश लेखन में आपको क्या करना है, काम वही रीडिंग टाइम में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन कौन से संदेश करने हैं। पहली चीज़, जो भी संदेश है लिखना है उसका वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो ये शुभकामना या बधाई संदेश है, इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो आपको मित्र को लिखना है और साथ ही उसकी बर्थडे पर लिखना है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बना लेना है एक ब्लॉग बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा एक ब्लॉग बना लोगे। ब्लॉग बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कौन सा संदेश है, बधाई संदेश है, लिखेंगे। उसके बाद डेट कौन सी है, किस समय पर लिख रहे हो, अब किसको लिख रहे हो, आपके जो मित्र हैं उसका क्या नाम है, अभिनव दिया है। फिर अब उसमें अब हम करना, कुछ अच्छी लाइन्स अगर आपको आती हैं तो लिख दो तो थोड़ा और इफेक्टिव लगेगा। जैसे यहाँ दिया है, जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये तो भाई हमारा फेमस फिल्मी सॉन्ग है, तो लिख सकते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद अब आप अपनी तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं, ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, यश एवं बुद्धि प्रदान करे। आने वाला प्रत्येक नया दिन तुम्हारे जीवन में अनेक खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आए। समस्त परिवार को बहुत बधाई, अभिषेक। तो आप एंड में अपना नाम, सब कुछ आपको कहाँ लिखना है, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड ही आप लिखोगे। दूसरी चीज, सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखने के बाद जो मेन पॉइंट है, आपको ब्लॉक के बाद जो संदेश दे रहे हो वो लेफ्ट हैंड राइट साइड पे आपको डेट, समय और जिसको लिख रहे हो, मैटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अपना नाम। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी संदेश जो भी होगा वो आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7, उसके का में 2 पत्र दिए गए, 2 संदेश दिए गए थे, दोनों में से एक करना है। का 2 में से एक करना है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन में क्या है, अपने बड़े भाई को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश दीजिए। उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त करी है, तो उसके लिए उनको बधाई संदेश उनको देना है। कैसे लिखेंगे बधाई संदेश, देखिए। तो सबसे पहले ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, बधाई संदेश। जो भी संदेश है पहले लिखना जरूरी है। फिर आपने डेट दी, समय दिया, आदरणीय। अब चूंकि बड़े भाई हैं तो हम उनको आदरणीय भाई बोलेंगे, ठीक है। आप क्या दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति पर आपको हार्दिक बधाई। निश्चय ही यह आपके अथक परिश्रम और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। हम
सबको आपकी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है। ईश्वर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। गौरव। एंड में अपना नाम। तो देखिए आप देख रहे होंगे बीच का मैटर आपको सोचना है, बाकी सारी चीजें आपकी सेट रहेंगी। तो ज्यादा नहीं है, 40 वर्ड्स हैं, आप तो मान कीजिए कि 40 में तो 10 वर्ड्स ऐसे ऊपर नीचे निकल गए, बाकी बीच में आपको क्या रखना है 30 वर्ड, 30 to 35 वर्ड्स आपको बीच में कर देने हैं। सिंपल। अब आते हैं हमारा खा। खा में फिर आपके पास 2 संदेश दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक करना है। तो पहला जो है, भगवद गीता पाठ के आयोजन की सूचना देते हुए संबंधी को लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। मतलब आपके यहाँ भगवद गीता हो रही है, उसका संदेश आपको संबंधियों को देना है कि आपके घर वो आए। आमंत्रण, एक तरीके से आप आमंत्रण कर रहे हो। तो कैसे आप दोगे? सबसे पहले आप ब्लॉग बनाएंगे, फिर ये एक संदेश है दे रहे हो, क्या है 10 अगस्त को है शाम 6 बजे। आप किस दिन संदेश दे रहे हो, गीता पाठ का आप यहाँ पे डेट नहीं दे रहे हो, आप जिस दिन संदेश लिख रहे हो उस दिन की डेट है। फिर आदरणीय बुआ जी को आप इनवाइट कर रहे हो, संबंधी को बोला है इन्होंने तो बुआ जी लिखेंगे। दिनांक 12 अगस्त, यानी कि 10 को आप लिख रहे हो और 12 तारीख को, क्योंकि भाई हमें आमंत्रण पहले से भेजना पड़ता है ना, तो पहले से लिखेंगे। 12 अगस्त से हमारे यहाँ भगवत गीता पाठ का आयोजन दोपहर 2 बजे से प्रतिदिन होगा। 18 को पाठ का समापन तथा 19 को महाभोज होगा। आप कार्यक्रम अनुसार सपरिवार पधारें। यानी कि गीता पाठ, उसके बाद भोज, पूरा एक आमंत्रण आप दे दोगे। घर तो बुआ जी को पता ही है, तो एड्रेस देने की जरूरत नहीं। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लिख रहे होते जिसे एड्रेस नहीं पता है, तब आपको यहाँ पर एड्रेस और आपका फोन नंबर भी मेंशन करना पड़ता। लेकिन बुआ जी आपके घर से, आपके मोबाइल नंबर से वाकिफ हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ये देने की जरूरत नहीं है। अंत में आप अपना नाम लिख देंगे, आदित्य। जो भी आपका नाम, देखिए लेटर में और संदेश में सभी जगह आप अपना नाम लिखिएगा। यहाँ तो हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, मैंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन अलग अलग नाम दे रहे हैं, तो जब भी आप लिखोगे आप वहां अपना नाम ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें हमारे पास ऑप्शन खा का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मयंक को अपने पिताजी के मित्र श्री अग्रवाल जी के घर से दूरभाष पर संदेश प्राप्त होता है कि उन्होंने कुछ जरूरी फाइल पिताजी को ईमेल पर भेजी हैं और उसके पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं। विद्यालय जाने से पूर्व मयंक द्वारा बाजार गई हुई मां के नाम संदेश देना है। अब एक्चुअली क्या हुआ, पिताजी और माताजी जो हैं वो घर पर नहीं हैं, ठीक है। अब ऐसे में एक घर पे फोन आता है जो पिताजी के मित्र का है। पिताजी के मित्र ने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पिताजी को मेल किए हैं और वो उनको फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। अब तुमको भी स्कूल जाना है, अब तुमको संदेश छोड़ना है, तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, तुम एक नोट बनाना है। किसके लिए? पहले माँ के लिए बनाना है, क्योंकि माँ आएंगी वो पिताजी को रिमाइंडर दे देंगी कि आप फोन उठाइए और ऐसी ऐसी बात है। तो आपको संदेश माता जी के लिए छोड़ना है। तो पिताजी के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि पिताजी तो ऑलरेडी बाहर हैं, वो ऑफिस गए हैं, वो शाम को फोन नहीं उठा नहीं रहे, बाहर हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो माता जी को आपको देना है ताकि वो फोन पे पिताजी को रिमाइंड करा सके। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ब्लॉक रेडी करोगे। संदेश है, ना ये बधाई संदेश है, ना सांत्वना संदेश है, ना शोक संदेश है, ना शुभकामना संदेश है, कोई संदेश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपने डेट डाली, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, समय डाला, और उसके बाद माता जी। पिताजी के मित्र अग्रवाल अंकल का फोन आया था, उन्होंने पिताजी को ईमेल द्वारा कुछ जरूरी फाइल भेजी है, आप पिताजी को सूचित कर दीजिएगा, वे अंकल का फोन नहीं उठा रहे हैं, मैं विद्यालय के लिए निकल रहा हूं, मयंक। सिंपल, इस तरीके से आप बनाओगे तो पूरा सैम्पल पेपर आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपको जो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके चलना, नीट एंड क्लीन वर्क करना, सो बहुत ही अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। ओके, बाय बाय।